17 जनवरी 1941 की रात कलकत्ता के एल्गिन रोड पर एक घर से एक आदमी चुपचाप निकला। पठान का भेष धारण किए, लंबा कोट, काली टोपी और चौड़ी पाजामा पहने, ब्रिटिश पुलिस की नजरों से बचते हुए। ये कोई साधारण आदमी नहीं था, ये था सुभाष चंद्र बोस, जो इतिहास में नेताजी के नाम से अमर हो गया। उस रात जो यात्रा शुरू हुई वो सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, ये थी एक क्रांतिकारी के जुनून की कहानी जो अपने देश की आज़ादी के लिए दुनिया के दूसरे छोर तक जाने को तैयार था। गोमोह रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अफगानिस्तान के पहाड़ों से होते हुए मॉस्को और बर्लिन तक, फिर जर्मन पनडुब्बी में बैठकर जापान तक। ये था महाभिनिष्क्रमण, जैसा कि खुद नेताजी ने इसे कहा था। लेकिन क्यों एक आदमी ने अपना घर, अपना परिवार, अपनी सुरक्षा सब कुछ छोड़ दिया? जवाब था आज़ाद हिंद फौज, एक ऐसी सेना बनाने का सपना जो अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ाद कराए। गांधी जी के अहिंसा का आंदोलन से अलग नेताजी का मानना था कि आज़ादी सिर्फ लड़कर ही मिल सकती है। जब नेताजी मई 1943 में सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही एक भारतीय राष्ट्रीय सेना मौजूद थी। इसे मोहन सिंह ने बनाया था, जापानियों की मदद से। लेकिन यह सेना बिखर चुकी थी, नेतृत्व की कमी से। नेताजी ने इसे फिर से संगठित किया। उन्होंने इसका नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। ये कोई साधारण सेना नहीं थी, इसमें भारतीय युद्धबंदी थे जो अंग्रेजी सेना में लड़ते हुए जापानियों के हाथ लगे थे। इसमें मलाया और सिंगापुर के भारतीय नागरिक थे जो अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। और सबसे खास बात, इसमें रानी झांसी रेजिमेंट थी जो पूरी तरह महिलाओं की थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की घोषणा की, यानी आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार। सिंगापुर में बैठकर उन्होंने भारत की एक सरकार बनाई और आज़ाद हिंद फौज को इस सरकार की सेना घोषित किया। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लोगों ने खून दिया। 40,000 से ज़्यादा लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। वे जानते थे कि ये एक खतरनाक मिशन है, लेकिन आज़ादी का सपना इतना मजबूत था कि मौत का डर भी छोटा लग रहा था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में हिस्सा लिया। जापानी सेना के साथ मिलकर वे भारत की सीमा तक पहुंचे। पहली बार आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने भारतीय मिट्टी पर कदम रखा। उन्होंने तिरंगा फहराया, चलो दिल्ली का नारा लगाया। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। जापान की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना भी टूट गया। अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। या कम से कम यही आधिकारिक कहानी है। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया तो पूरा भारत उबल पड़ा। लाल किले में चले इन मुकदमों ने भारतीयों को एक नया नायक दिया। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हुए। यही वो समय था जब अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि अब वे भारत पर राज नहीं कर सकते। भारतीय सेना में बगावत की लहर दौड़ गई, नौसेना में विद्रोह हुआ। आज़ाद हिंद फौज ने भले ही युद्ध नहीं जीता हो, लेकिन उसने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग जला दी थी। नेताजी का सपना था कि भारत अपनी शर्तों पर आज़ाद हो। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज अपनी मर्जी से भारत को छोड़ें। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी ताकत से आज़ादी छीने। आज़ाद हिंद फौज उसी सपने का प्रतीक थी। आज जब हम नेताजी को याद करते हैं तो हमें उनका वो जुनून याद आता है, वो दृढ़ता याद आती है। एक आदमी जो अपने सपने के लिए दुनिया भर में भटका, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये था एक विचार, एक सपना कि भारत आज़ाद होगा और वो भी अपनी शर्तों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना काफ़ी नहीं है, उन सपनों के लिए लड़ना भी पड़ता है। और कभी